नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व वाले पार्ट की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि व्यक्ति है जो अपना शब्द है, इसके सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडलर ने किया था। किसने किया था? एडलर ने किया था। इसके बारे में बात करते हैं। एडलर को व्यक्तित्व मनोविज्ञान क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? व्यक्तित्व के बारे में बताया था। आगे, व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है। व्यक्तित्व का मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। आगे अपन बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी, यानी उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द किससे बना? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना। किससे बना? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नकली चेहरा मान लो, या मुखौटा मान लो, या फिर नकाब मान लो आप। आगे देखो, व्यक्तित्व के व्यापक अर्थ में व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी, किसमें? व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी, इस सब को ध्यान में रखना। आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। बाहरी पक्ष क्या होता है, इसके बारे में अपना अध्ययन करें। बाहरी पक्ष होता है कि व्यक्ति के बाहरी पक्ष में व्यक्ति की क्या आता है? रंग रूप, व्यक्ति की सुंदरता, व्यक्ति की शारीरिक बनावट, व्यक्ति की वेशभूषा आदि सभी क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। और बाहरी पक्ष के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सतही दृष्टिकोण कहलाता है। आगे अपन बात करें व्यक्तित्व की, इसका आंतरिक पक्ष क्या होता है? देखो, आंतरिक पक्ष का मतलब ये होता है कि व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष में व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ क्या होती है? मानसिक शक्तियाँ, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, ठीक है, निर्णय क्षमता, संवेगात्मक स्थिरता आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। आंतरिक पक्ष के आधार पर व्यक्तित्व का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानकीय दृष्टिकोण कहलाता है, या गहन दृष्टिकोण तथा प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। आगे अपन बात करें कि इसकी परिभाषा देखो। अल्फोर्ड क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को? अल्फोर्ड कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है? अपूर्ण समायोजन करता है। क्या करता है? अपूर्ण समायोजन करता है। वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं? देखो, व्यक्तित्व के बारे में क्या होता है? एक व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात होता है और अर्जित प्रवृत्तियों, किसको? अर्जित प्रवृत्तियों का एक योग होता है। लिंटन देखो क्या कह रहे हैं? लिंटन कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्या है? समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं तथा दशाओं का क्या है? सम्मिलित रूप है। देखो, इन परिभाषाओं को वैसे तो अपन याद रख नहीं सकते, लेकिन जो मेन शब्द है, जैसे लिंटन कह रहे हैं कि समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं तथा दशाओं का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है। तो इन कीवर्ड को पकड़ो, तब जाकर ये परिभाषा अपने को याद रहती है। आगे अपन बात करें वुडवर्थ कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की क्या होती है? समस्त विशेषताओं का क्या होता है? एक सार होता है। क्या होता है? समस्त विशेषताओं का सार होता है। ये कौन कह रहे हैं हमारे को? वुडवर्थ कह रहे हैं। आगे बात करें किसी गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड कह रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के किसका? समस्त गुणों का के बारे में कौन बता रहा है हमारे को? गिलफोर्ड बता रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का क्या होता है? एक योग होता है। आगे आगे है अपने शेष लोग क्या कह रहे हैं? देखो, कि व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य और अमान्य गुणों का क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मान्य और अमान्य गुणों का एक मिश्रण है। कौन कह रहे हैं हमारे को? शेष लोग कह रहे हैं। ठीक है। आगे अपन बात करें गेरिसन क्या कह रहा है हमारे को? व्यक्तित्व निरंतर या फिर निरंतरता निर्माण की प्रक्रिया में क्या करता है? रहता है। आगे देखो, एडलर एडलर कह रहे हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवन जीने का क्या है? एक ढंग है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के जीवन जीने का क्या है? एक ढंग है। मन क्या कह रहा है? कि व्यक्तित्व व्यक्ति का एक क्या है? व्यवहार है। पारकर इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुछ भी है उसमें से 90% क्या हमारा वातावरण है, वंशानुक्रम है, सॉरी, और 10% क्या अपना वातावरण है। आगे अपन बात करें, आगे देखो, व्यक्तित्व का अध्ययन करने, एक मिनट, देखो, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा किसने? विचारधारा क्या कहते हैं अपन? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। यानी व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा क्या है अपने पास? मनोविश्लेषणवाद है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन
किसने किया था? यूनानी चिकित्सक था एक, उसका नाम था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने कब किया था? 400 ईसा पूर्व में किया था। अर्ध सांख्यिकी विधि के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वितरण 1906 में हेमांश वायर खम्मा ने सम्मा ने किया था। किसने किया था? वायर सम्मा ने। आगे अपन बात करें, सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं हमारे को, इनका मानना है कि जीवन के प्रथम 5 वर्ष व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। केटल कह रहे हैं कि केटल ने व्यक्तित्व के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या मानी है? शेषावस्था मानी है। क्या मानी है? शेषावस्था में। युग युग का मानना है कि व्यक्तित्व का विकास क्या है? माध्य आयु तक चलता है। कब तक चलता है? मध्य आयु तक चलता है। अल्फोर्ड अल्फोर्ड का मानना है कि व्यक्तित्व का विकास कब तक होता है? किशोर अवस्था तक होता है। और एरिक्सन का मानना है कि व्यक्तित्व का विकास कब तक होता है? जीवन पर्यंत चलता है। कब तक? जीवन पर्यंत चलता है। आगे अपन बात करें, देखो आगे देखो व्यक्तित्व संबंधी शब्दावली। अपन शब्दावलियों के बारे में बातचीत करते हैं। देखो पहला है स्वभाव। स्वभाव क्या होता है? कि जैविक मूल्यों पर आधारित प्रतिक्रिया। क्या होती है? प्रतिक्रिया। विशिष्ट तरीका। शील गुण क्या होता है? इन्हें विशेषक भी कहा जाता है। और व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका क्या होता है? शील गुण होता है। आगे सवर्ती क्या होती है? सवर्ती क्या होती है? किसी विशेष या फिर किसी स्थिति विशेष में विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? स्व प्रवृत्ति होती है। आगे अपन बात करें, चरित्र क्या होता है? नियमित रूप से घटित होने वाली व्यवहार का समग्र प्रतिरूप क्या होता है? हमारा चरित्र होता है। आदत की बात करें, व्यवहार का अत्यधिक ढंग अर्थात व्यक्ति के द्वारा बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार जो स्वतंत्र या फिर यंत्रवत बन जाता है, वो क्या कहलाती है? आदत कहलाती है। आगे बात करें मूल्य की। मूल्य क्या है? लक्ष्य और आदर्श जो महत्वपूर्ण है तथा जो उपलब्धि के योग्य माने जाते हैं, मूल्य कहलाते हैं। देखो दोस्तों, मुझे आपका भरपूर प्यार नहीं मिल पा रहा। आपका मुझे जब सपोर्ट मिलेगा तभी मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। देखो मेरे इस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और ये बहुत कम चल रहा है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए कम से कम इसको बार बार शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर सकते हो, ताकि मुझे इसे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आगे अपन बात करते हैं प्रोमियम। प्रोमियम क्या कर देखो हमारे को, कि प्रोमियम शब्द किसका है? पहले बात करें, लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोमियम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अल्फोर्ड ने किया था। प्रोमियम का अर्थ क्या होता है? अपना। प्रोमियम का अर्थ क्या होता है? अपना। एक होता है प्रेक्षेज। प्रेक्षेज क्या होता है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने। व्यक्ति जो भूले और विकृतियां करता है, वे सभी क्या कहते हैं? प्रेक्षेज कहलाती है। जैसे कि चलने की भूल, ठीक है, पढ़ने की भूल, एक है सीखने की भूल, खाने की भूल, आदि सब क्या कहलाती है? प्रेक्षेज कहलाती है। आगे अपन बात करें व्यक्तित्व के पहलू या पक्ष की अपन बात करें, देखो ये क्या होता है? व्यक्तित्व के पहलू या पक्ष के बारे में अपन बात करते हैं। देखो गेरिसन ने, किसने? गेरिसन ने व्यक्तित्व को 4 पहलू बताए। व्यक्तित्व कितने पहलू बताइए? 4 पहलू बताए गेरिसन ने। देखो अपन इन चारों की बात करते हैं। पहला है क्रियात्मक पहलू। क्या है? क्रियात्मक पहलू। इस पहलू का संबंध मनुष्य की क्रियाओं से है। इसमें से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और क्रियाकलापों, किसको? विभिन्न गतिविधियों और क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। ये क्रियाएं व्यक्ति की क्या होती है? भावुकता होती है, शांति, विनोद, प्रियता, मानसिक श्रेष्ठता आदि सभी को क्या इसमें अभिव्यक्ति दी जाती है। आगे अपन बात करें इसके सामाजिक पहलू की बात करें अपन व्यक्तित्व इसकी, देखो व्यक्तित्व का सामाजिक पहलू क्या होता है? इसमें व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को शामिल किया जाता है। सामाजिक पक्ष पहलू का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति पूरे समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, या फिर इसमें क्या कहते हैं? शामिल किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं कारक पहलू। एक क्या होता है इसका? कारक पहलू। इसकी बात करते हैं अपन। देखो इसमें व्यक्ति के सामाजिक और असामाजिक होने के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके बाद के अन्य पहलू क्या होते हैं? देखो इसमें व्यक्ति के आचरण और व्यवहार के सभी पक्षों को क्या कहते हैं? इसमें शामिल किया जाता है। आगे अपन बात करें व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है। देखो इसकी विशेषता होती है कि व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख विशेषता होती है आत्मचेतना। क्या होती है? आत्मचेतना। और सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होता है? संवेग स्थिर व्यक्तित्व। क्या होता है? संवेग स्थिर व्यक्तित्व होता है। और व्यक्तित्व में आत्मनियंत्रण क्या होता है? इसमें आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबंधन पाया जाता है। आत्मनियंत्रण और आत्म प्रबंधन पाया जाता है।
व्यक्तित्व में सामाजिक और सहयोग की भावना पाई जाती है। व्यक्तित्व में क्या पाई जाती है? सामाजिक और सहयोग की भावना पाई जाती है। व्यक्तित्व में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। किसको? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। और व्यक्तित्व आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? आंतरिक और बाहरी होता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व के जैसे कि उसका मतलब उसका मानसिक शक्तियाँ ये होती है। और बाहरी में क्या होता है? उसका रंग रूप वगैरह। ठीक है। आगे अपन बात करें, व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। जन्मजात का मतलब होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास। ठीक है। और अर्जित का मतलब होता है व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति ने क्या क्या अर्जित किया। व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों व्यक्तित्व क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति के समस्त गुणों और विशेषताओं को शामिल किया जाता है। व्यक्तित्व में क्या होता है? व्यक्ति के समस्त गुणों और व्यक्ति की समस्त विशेषताओं को शामिल किया जाता है। व्यक्तित्व हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में रहता है। किस में रहता है? निर्माण की प्रक्रिया में रहता है। आगे बात करें, व्यक्तित्व क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। व्यक्तित्व न तो पूर्णतः शारीरिक होता है, व्यक्तित्व न तो पूर्णतः शारीरिक होता है और न ही पूर्णतः मानसिक होता है। आगे अपन बात करें, व्यक्तित्व में समायोजन की क्षमता पाई जाती है। व्यक्तित्व में क्या पाया जाता है? समायोजन की क्षमता पाई जाती है। व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यवहार के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? व्यक्ति के व्यवहार के साथ जुड़ जाता है। और व्यक्तित्व मान्य और अमान्य गुणों का क्या मिश्रण है? व्यक्तित्व क्या है? मान्य और अमान्य गुणों का मिश्रण है। व्यक्तित्व का विभाजन, व्यक्तित्व का विभाजन अपने हिपोक्रेस, हिपोक्रेस विभाजन कहते हैं इसे। देखो ये क्या है? व्यक्तित्व का सर्वप्रथम विभाजन यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेस के द्वारा किया था। आगे अपन बात करें, और पेन का कलर एक बार चेंज करते हैं अपन। देखो आगे, हिपोक्रेटस ने द्रव्य और चिकित्सा के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा। किसमें बांटा? चार भागों में बांटा। देखो चार भागों की अपन बात करते हैं। पहला होता है रक्त प्रधान व्यक्तित्व। क्या होता है? रक्त प्रधान व्यक्तित्व। आगे अपन बात करें, ये क्या होता है? प्रसन्न होते हैं ये व्यक्ति, ये होते हैं खुश मिजाज के होते हैं भाई साहब, ये उत्साही होते हैं, आशावादी भी आशावादी भी होते हैं, इनमें कार्य क्षमता अधिक होती है। दूसरा होता है कफ प्रधान व्यक्तित्व है, जिसका क्या होता है? कफ प्रधान व्यक्तित्व होता है। ये क्या होता है? एकदम शांत स्वभाव होते हैं भाई, इनको कोई कुछ कह लो, चाहे कितना इसके ठोले दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनका जो भाव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। चाहे कोई कुछ भी हो जाए, भले इनके सामने कोई अगर तड़फड़ा रहा तो भी इनमें कोई भाव वगैरह नहीं आएगा। ये होते बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं भाई साहब। क्या होते हैं? निष्क्रिय। आगे तो विरक्त, और ये होते हैं श्लेष्मिक होते हैं। आगे बात करें, कालापीन प्रधान व्यक्तित्व। कालापीन प्रधान व्यक्तित्व का मतलब होता है कि ये क्या होता है? एकदम उदास होते हैं। क्या होते हैं? उदास होते हैं, मंदित होते हैं, निराशावादी होते हैं। आगे ये क्या होते हैं? विषादी होते हैं। आगे पीला पथ प्रधान व्यक्तित्व का मतलब होता है इनमें चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, ये बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें बेचैनी वगैरह सब भी समाहित होती है। आगे बात करें, युग या जुग का विभाजन, हिपोक्रेटिस के बारे में बात कर लिया। अब देखो युग ने व्यक्तित्व को किस प्रकार विभाजित किया है। इसके पहले विचारधारा की बात करें तो युग मनोविश्लेषणवाद विचारधारा के जनक है। युग ने सामाजिकता और मनोसामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा। पहला बांटा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में होते हैं, ये क्या होता है? एकांत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं? एकांत प्रिय, इनको बिल्कुल एकांत पसंद है, चुपचाप रहने वाले होते हैं, किसी से बातचीत वगैरह नहीं करते, अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति तो होते हैं भाई, इनको जो भी काम करना हो, पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ते। ये क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं भाई साहब। और सहयोग की भावना का क्या होता है? इनमें अभाव होता है। ये नहीं कि यार इसके साथ मिलकर अपन ये काम कर रहे, नहीं। मित्रों की संख्या अब क्या होती है? इनकी बहुत ही कम होती है, मित्र वगैरह बनाने में भी ये ध्यान नहीं देते हैं। आगे बात करें बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? देखो इनमें सामाजिकता और सहयोग की भावना क्या होती है? इनमें अधिक होती है। इसमें क्या होता है? सामाजिकता और सहयोग की भावना होती है। इनके मित्रों की संख्या भी क्या होती है? अधिक होती है। ये क्या होते हैं? वाकपटु। वाकपटु मतलब ज्यादा बातचीत करने वाले होते हैं। और समाज में क्या होता है? लोकप्रिय स्थान होता है इनका। क्या होता है? समाज में इनका लोकप्रिय स्थान होता है। आगे बात करें, युग ने व्यक्तित्व के लिए क्या माना? मन ने क्या? मन व साइको शब्द दिया। युग ने व्यक्तित्व का मन व साइको शब्द का प्रयोग किया और व्यक्ति के मन को दो भागों में बांटा। किसमें कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। पहला होता है चेतन मन। चेतन मन को होता है, इसे ईगो के साथ जुड़ जाता है। ईगो का मतलब अहम के साथ जुड़ जाता है चेतन मन को। आगे होता है अचेतन मन। अचेतन मन का मतलब होता है इसे भी ईगो के साथ नहीं जोड़ जाता। मतलब जो अचेतन मन होता है ना, इसे ईगो या अहम के साथ में नहीं जोड़ा जाता। युग के अचेतन मन को पुनः दो भागों में बांटा। युग ने किसको? अचेतन मन को दो भागों में बांटा।
देखो बात करते हैं, पहले होता है व्यक्तिगत अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन का मतलब क्या होता है? देखो, व्यक्तिगत अचेतन का मतलब होता है कि यह अचेतन मन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। किस क्या होता है? सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसमें व्यक्ति की दमित इच्छाओं, भूली बिसरी यादों, भूली बिसरी यादों, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभूति आदि सभी को शामिल किया जाता है। एक होता है सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन में यह चेतन मन का सबसे निचला हिस्सा होता है। इसके इसमें हमारे पूर्वजों और समाज की दमित इच्छाओं, भूली बिसरी यादों, पौराणिक कथाओं, पूर्व अनुभूतियों आदि सभी को क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। आगे बात करें आदि रूप। आदि रूप का तात्पर्य क्या है? कि सामूहिक अचेतन मन में उपस्थित दमित इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जिस शब्द को काम में लिया जाता है वह शब्द आदि रूप कहा जाता है। युग ने चार प्रकार के आदि रूप बताए। देखो, पहला होता है एनीमा। पहला क्या होता है? एनीमा। पुरुषों में महिलाओं जैसे गुण, जैसे कि आवाज का पतला होना। एनीमा का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत से पुरुषों की आवाज क्या होती है? महिलाओं जैसी होती है, बिल्कुल पतली बारीक आवाज होती है। एक होता है एनिमस। एनिमस का मतलब होता है कि महिलाओं में पुरुष जैसे गुण, जैसे आवाज का भारी होना। आपने देखा होगा बहुत से महिलाओं की आवाज क्या होती है? एकदम भारी आवाज आवाज होती है, मोटी आवाज होती है। उनके चेहरों पर बालों का आना, जैसे देखा होगा कई महिलाओं के दाढ़ी मूंछों पर बाल आते हैं। ठीक है। आगे बात करें छाया। छाया क्या होता है? ये व्यक्ति का नकारात्मक पक्ष होता है। इसमें भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी नकारात्मक प्रवृत्ति को क्या किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। एक होता है आत्मन। आत्मन में ये व्यक्ति का सकारात्मक पक्ष है। इसमें व्यक्ति की इच्छा हो, या फिर इच्छा बोल दो या अइच्छा बोल दो, गुण, विशेषता, सामाजिकता, सहयोग आदि सभी को शामिल किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, युग ने व्यक्तित्व के चार कार्य बताए। क्या कौन कितने कार्य बताए? युग ने व्यक्तित्व के चार कार्य बताए है। पहला होता है संवेदना। Incoming voice call from Laxmanjit. दूसरा होता है चिंतन। क्या होता है? चिंतन। तीसरा होता है भाव। चौथा होता है अंतर्ज्ञान। क्या होता है? अंतर्ज्ञान। युग ने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की चार अवस्थाएं बताई। क्या बताइए? निर्माण और विकास की चार अवस्थाएं बताइए। पहला होता है बाल्यावस्था, दूसरा होता है मध्यावस्था, तीसरा होता है प्रारंभिक यौन अवस्था और चौथा होता है प्रौढ़ावस्था। आगे अपन बात करें, देखो, युग ने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की सबसे अच्छी अवस्था बताइए, मध्यावस्था। क्या बताइए? सबसे अच्छी अवस्था बताइए युग ने? मध्यावस्था। क्या बताइए? मध्यावस्था बताइए। आगे अपन बात करें, देखो, आगे देखो, युग ने बाल्यावस्था तीन भागों में बांटा, है ना? सॉरी, एक मिनट। युग ने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की सबसे अच्छी अवस्था किसको माना है? सबसे अच्छी अवस्था माना मध्यावस्था। किसको माना? मध्यावस्था को। युग ने बाल्यावस्था को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। पहला है अराजकता अवस्था, दूसरी है राजतंत्रीय अवस्था। बालक के राजतंत्रीय अवस्था में क्या होता है? कि बालक में अहम की भावना राजतंत्रीय अवस्था के कारण पैदा होती है। और तीसरा होता है द्वैतवादी अवस्था। सैडलर के अनुसार विभाजन। सैडलर ने व्यक्तित्व को, देखो इसके बारे में बात करते हैं कि सैडलर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। पहला होता है गोलाकृति। इसमें इसे क्या कहते हैं? एंडोमार्फिक, या फिर इसको आप विस्रोटोनिया भी कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो? इसको विस्रोटोनिया भी कह सकते हो। ये गोल मटोल, मोटे ताजा, भोजन प्रेमी, बड़े पेट वाले, विनोद प्रिय, स्वभाव, मित्रों की संख्या अधिक आदि विशेषता वाले होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? गोलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? गोलाकृति। दूसरा होता है आयताकृति। मतलब आयताकृति, आयताकृति कह दो इसको, या आयताकृति कह दो। आयताकृति का मतलब क्या होता है? ये होते हैं मेसोमार्फिक या सोमेटोटोनिया भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मेसोमॉर्फिक या सोमेटोटोनिया कहते हैं आयताकृति को। ये क्या होता है? अष्टभुज होते हैं, जोशील होते हैं, इनमें अधिक कार्य क्षमता होती है, ये लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार पर आश्रित होते हैं, आदि से विशेषता वाले होते हैं। सैडलर ने सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व माना किसको? आयताकृति को। आगे बात करते हैं लंबा कृति को। इसे कहते हैं एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? व्यक्ति दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। आगे बात करते हैं इनमें कार्य क्षमता भी बहुत कम पाई जाती है। आगे देखो, व्यक्तित्व का श्रेणी क्रम। व्यक्तित्व का श्रेणी क्रम। सैडलर ने शारीरिक गठन का मापन 1 से 7 श्रेणी में किया। किसमें किया? 1 से 7 श्रेणी में। प्रथम श्रेणी का तात्पर्य है कि सबसे कम, तथा 7 श्रेणी का तात्पर्य होता है सबसे अधिक। आगे बात करें 711 श्रेणी प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व क्या होता है? एंडोमार्फिक होता है। क्या होता है? एंडोमार्फिक। और 171 श्रेणी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या होता है? मेसोमार्फिक होता है। क्या होता है?
मेसोमॉर्फिक। और 117 श्रेणी प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्टोमॉर्फिक होते हैं। सैडलर ने संतुलित व्यक्तित्व श्रेणी को क्या माना? 444, जिसका श्रेणी क्या है? 444 है ना, वो संतुलित व्यक्ति है। ठीक है, आगे बात करें कैम्चर या क्रेमेचर बोल दो उसको, या क्रेसमर बोल दो उसको, जो भी आप नाम ले चाहो। वैसे क्रेचमर होता है। क्रेचमर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कितने भागों में बांटा? दो प्रकार के मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों में बांटा। पहला होता है मनोविद्यता और दूसरा होता है उत्साह विस्तार के आधार पर। क्रेमचर ने अंतःस्रावी ग्रंथियों, शारीरिक संरचना तथा शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। आगे बात करें अपन, पहला होता पिकनिक। पहला क्या होता? पिकनिक। इसे साइकिलो अवकेदो या फिर गोलाकार भी कहा जाता है। ये गोल मटोल, छोटे कद और विनोद प्रिय स्वभाव और खुश मिजाज, भोजन प्रेमी आदि विशेषता वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न होने के से उत्साह विषाद लक्षण विकसित हो जाता है। क्या होता है? ऐसे व्यक्ति में मानसिक रोग उत्पन्न होने से क्या होता है? उत्साह विषाद के लक्षण विकसित हो जाते हैं। आगे अपन बात करें, ये होता एस्थेनिक। एस्थेनिक का मतलब होता है इसे सिजोआक या इसको लंबाकाई भी कहा जाता है। सिजोकाई या लंबाकाई भी कहा जाता है। ये लंबे, दुबले, पतले, कमजोर, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। आगे इनमें कार्य क्षमता, द्विआश्वपनता, अधिकता आदि क्या होते हैं? सभी विशेषता वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग, मनोविदलता उत्पन्न होने की संभावना क्या होती है? इनमें अधिक होती है। आगे अपन बात करते हैं एथलेटिक या सुडोल बॉय कह दो। एथलेटिक समझते हो ना, जो जैसे कि जो हष्ट-पुष्ट होता हो, जोशीला होता हो, ठीक है ना, स्वस्थ हो, कार्य क्षमता उनमें अधिक हो, आगे बात करें लक्ष्य केंद्रित व्यवहार हो, आदि सभी विशेषता वाले क्या कहलाते हैं? एथलेटिक कहलाते हैं। ये होता डाइप्लास्टिक या मिश्रित कार्य। डाइप्लास्टिक या मिश्रित कार्य, सभी तीनों तत्वों का मिश्रण वाला व्यक्ति क्या होता है? डाइप्लास्टिक होता है। आगे देखो अपन बात, आगे देखो व्यक्तित्व का विभाजन। आइजेकन का विभाजन क्या कहता है? देखो कि आइजैक ने जैविक और आनुवंशिकता के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला होता है बहिर्मुखता या अंतर्मुखता व्यक्तित्व। बहिर्मुखता अंतर्मुखता व्यक्तित्व क्या होता है? इनमें पहले बात करें अपन बहिर्मुखता। इसमें सामाजिक व सहयोग की भावना अधिक है, विनोद प्रिय स्वभाव, मित्रों की संख्या इनमें अधिक होती है, आदि विशेषता पाई जाती है। आगे बात करें अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का मतलब क्या होता है? ये एकांत प्रिय, चुपचाप रहने वाले, अपने काम से काम रखने वाले, निष्क्रिय, सामाजिकता व सहयोग की भावना में क्या होता है? इनमें अभाव होता है। मित्रों की संख्या इनकी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये आत्म केंद्रित, लज्जालु और क्या होते हैं? संकोचशील प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आगे अपन बात करें, देखो दूसरा है तांत्रिक तापित बनाम संवेगिक व्यक्ति स्थिर व्यक्तित्व। देखो इसकी बात करें अपन एक बार, ये क्या होता है? तांत्रिक तापित। तांत्रिक तापित का मतलब होता है ये तंत्रिका ताप से पीड़ित लोग होते हैं। तंत्रिका ताप समझते हो ना, अपना तंत्रिका तंत्र, इसमें स्नायु विकृति भी कहा जाता है। ऐसे लोग में दुश्चिंता क्या होती है? दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन होता है इनमें, अति संवेदनशीलता होती है, ये इनमें बेचैनी होती है, ठीक है, नियंत्रण का क्या होता है? इनमें अभाव होता है, संवेगात्मक अस्थिरता आदि सभी क्या होते हैं? इनमें अधिक पाए जाते हैं। आगे अपन बात करें, देखो अगला है अपना सावेगिक स्थिरता व्यक्तित्व है। ये क्या होते हैं? शांत स्वभाव, संयमी, संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर, अपने आप पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति होते हैं, विश्वसनीयता आदि विशेषता वाले व्यक्ति होते हैं। आगे अपन बात करें मन स्थापित बनाम सामाजिकता। मन स्थापित बनाम सामाजिकता। मन स्थापित क्या होता है? देखो इसे मनोविकृति भी कहा जाता है। मन स्थापिता का मतलब होता है इसे मनोविकृति भी कहा जाता है। इसमें क्षीण एकाग्रता और क्षीण स्मृति, क्रूरता, समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है। इनमें सृजनात्मकता का अभाव आदि सभी विशेषता होती है। सामाजिकता सुपर ईगो, सामाजिकता कह दो या इसे क्या कह दो आप? सुपर ईगो। इसमें सामाजिकता सहयोग क्या? सामाजिकता सहयोग, विनोद प्रियता, आदर्श, अच्छे संबंध आदि सभी विशेषता क्या होती है? इनमें पाई जाती है। आगे अपन बात करें स्पेंगर का विभाजन। स्पेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्ति के 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? व्यक्ति को 6 भागों में बांटा है। पहला सैद्धांतिक, पहला क्या है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व, दार्शनिक, आदर्शवादी, साहित्यकार, चिंतक,
ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व होते हैं। एक होता है सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व का मतलब होता है कला कौशल से संबंधित व्यक्ति, जैसे कि कोई चित्रकार है, कोई मूर्तिकार है, कोई संगीतकार है, कोई कलाकार है आदि। एक होता है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व का मतलब होता है कि समाज सेवी, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि सभी पक्ष होते हैं। आगे अपन बात करें आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व का मतलब होता है कि उद्योगपति, व्यवसायी, पूंजीवादी या पूंजीपति कह दो, या फिर दुकानदार, ये सभी क्या होता है, आर्थिक व्यक्तित्व। एक होता है राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व होता है जैसे राजनेता, मंत्री, कूटनीतिज्ञ आदि। एक होता है धार्मिक व्यक्तित्व, जैसे कि संत, मौलवी, पादरी, साधु, महात्मा, ये सभी क्या होते हैं, धार्मिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। एक होते हैं फीडमैन और रोजनमन का विभाजन। देखो फीडमैन और रोजनमन ने व्यक्तित्व को किस प्रकार से बांटा, इसके बारे में बातचीत करते हैं अपन। देखो इन्होंने टाइप ए व्यक्तित्व और टाइप बी व्यक्तित्व को प्रतिपादित किया। टाइप ए का मतलब होता है कि इन लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी का अनुभव करना, उतावलापन होता है। इनमें क्या होता है, उतावलापन, कार्य के बोझ से हमेशा दबे रहते हैं, ठीक है। और ये हृदय रोग के प्रति क्या होता है, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। आगे अपन बात करें, इन लोगों में क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है यानी बीपी हाई होती है, उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है इनमें, और धूम्रपान से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का क्या रहता है, इनमें खतरा अधिक रहता है। टाइप बी व्यक्तित्व वाले की बात करें अपन, टाइप बी व्यक्तित्व में टाइप ए व्यक्तित्व की कोई भी विशेषता शामिल नहीं होती है, अर्थात टाइप बी व्यक्तित्व को टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव में देखा जा सकता है। आगे अपन बात करें, देखो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। इसमें क्या होता है, देखो अपने की बात करें, प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्राइड ने। प्रक्षेपी विधियों में बालक के अचेतन मन, किसके, बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए बालक को कुछ कार्ड, चित्र या आकृति दिखाई जाती है, जिसका जिसका क्या होता, जिसका उद्देश्य बालक में संवेगात्मक उत्तेजना को पैदा करना होता है। जैसे प्रचलित विधियों की विशेषता क्या होती है, एक तो स्पष्ट उद्दीपक होता है, अनुक्रिया और स्वतंत्रता होती है, व्यक्ति परक प्रत्यक्षण होता है या परीक्षण होता है ये, ठीक है ना। आगे अपन बात करें, प्रमुख श्रेणियां। एक होती है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या होता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, अपने इसके बारे में बात करते हैं। आगे देखो, बाल संपर्त्य बोध परीक्षण होता है, सीएटी। शाही दब्बा परीक्षण होता है, इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है, खेल नाटक विधि होती है, शब्द चाचर्य विधि होती है। अपन इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या करके देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या टीएटी परीक्षण कह दो आप, इन्हें क्या कह दो, टीएटी परीक्षण कह दो आप। प्रतिपादक कौन थे, इसको मोर्गन व मूरे था। इसका अन्य नाम है कथानक बोध परीक्षण है, कहानी लेखन परीक्षण है। क्या, कहानी लेखन परीक्षण। इसमें क्या होता है कि इस परीक्षण में 30 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं, जो काले व सफेद, जो क्या होते हैं, काले व सफेद रंग के बने होते हैं। एक कार्ड खाली बालक को, यानी एक खाली कार्ड बालक को कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। और इन कार्डों में 10 कार्ड महिला चित्रक होते हैं। इन कार्डों में कितने कार्ड, 10 कार्ड तो महिला के होते हैं, और 10 कार्ड किसके होते हैं, पुरुषों के होते हैं। और 10 कार्ड क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। आगे अपन बात करें, जिस बालक पर इस विधि को लागू किया जाता है, यानी जिस बालक पर इस विधि को लागू किया जाता है, उसे न्यूनतम तो 5 कार्ड व अधिकतम कितने कार्ड दिखाए जाते हैं, उसको 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। और कार्ड देखने के की कोई सीमा नहीं है भाई साहब, आप चाहो तो उसको 2 दिन देख लो, 3 दिन देख लो, चाहे आधा घंटे देख लो, चाहे उसको 5 मिनट देख लो। और कार्ड दिखाने के बाद बालक को ये कहा जाता है कि आप इस कार्ड के आधार पर आप क्या लिखिए, कहानी लिखिए। और जिसके लिए बालक को कितना समय दिया जाता है, 5 मिनट का समय दिया जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों, विचारों, भावनाओं, संवेगों आदि को काम में लेता है, उन्हीं का क्या करके, अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, बालक के व्यक्तित्व की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं कि व्यक्तित्व, बालक का व्यक्तित्व कैसा है, बालक का इन फोटो के प्रति क्या विचार है। टेट परीक्षण कितने, 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए उपयोग होता है। 14 वर्ष से अधिक उम्र के बालक क्या करते हैं, इस परीक्षण में भाग लेते हैं, उन्हीं के लिए किया जा सकता है। इसमें टेट परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया था, उमा चौधरी ने किया था। किसने किया था, उमा चौधरी ने किया था। आगे अपन बात करें, दूसरा परीक्षण है अपना बाल संपर्त्य बोध परीक्षण या सीएटी कह दो। इसका प्रतिपादक कौन थे, लियोपोल्ड ब्लेक। कौन थे, लियोपोल्ड ब्लेक थे। इस परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं। और इन 10 कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं। कितने, किसके, विदेशी जानवरों के चित्र बने होते हैं। ये जानवर मनुष्य की तरह कार्य और व्यवहार करते हुए दिखाई जाते
है। जिस बालक पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे सभी 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? उसे 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। और कार्ड दिखाने के बाद बालक को कहानी लिखने को कहा जाता है। बालक कहानी में जिन शब्दों और विचारों संवेगों को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व क्या करता है? घोषणा। जो ये सीएटी परीक्षण होता है ना, ये 3 वर्ष से 11 वर्ष, कितने? 3 वर्ष से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोग होता है। यानी जैसे 3 वर्ष से 10 वर्ष बोलते हैं, फिर आप 14 वर्ष बोल सकते हो आप इनको, ठीक है ना। और सीएटी परीक्षण का भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था। किसने किया था? उमा चौधरी ने किया था। आगे अपन बात करें, सीएटी परीक्षण भारतीय बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं लागू किया जा सकता? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जितने भी चित्र वगैरह होते हैं ना, वो विदेशी जानवरों के होते हैं, और विदेशी जानवरों से बच्चे क्या होते हैं? अपन भारतीय अनजान होते हैं, इसलिए वो इनके बारे में कुछ ज्यादा सोच नहीं पाते। इसलिए ये सीएटी प्रश्न इनके लिए अधिक जानकारी नहीं रखता। आगे अपन बात करें, देखो एक बार आगे देखो, शायद परीक्षण। इसका प्रतिपादक कौन है? हरमन रोसा। कौन है भाई इसके प्रतिपादक? हरमन रोसा है। इसमें कितने कार्ड होते? 10 कार्ड होते हैं। 5 काले व 5 सफेद। 5 काले व सफेद होते हैं, 2 लाल होते हैं, और 3 क्या होते हैं? पेस्टल रंगों के होते हैं इनमें, ठीक है ना। प्रत्येक डब्बा क्या होता है? 7 बाई 10 आकार के एक सफेद कार्डबोर्ड के केंद्र पे छिपे होते हैं। ये डब्बे कागज के पत्ते पर स्याही गिराकर उन्हें आधे को मोड़कर बनाए जाते हैं, अतः इसे मसीह लक्षण परीक्षण कहा जाता है। आगे अपन बात करें, जिस बालक पर इन्हें लागू किया जाता है उसे सभी 10 कार्ड क्या करते हैं? इसमें दिखाए जाते हैं। कितने कार्ड? 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। वो दिखाने के बाद बालक को से कुछ प्रश्न पूछ जाते हैं, जिनके उत्तर बालक लिखित या मौखिक रूप में दे सकता है, और उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा करता है। आईबीटी परीक्षण क्या होता है कि आईबीटी परीक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को क्या करता है? अध्ययन करता है। इसलिए यह परीक्षण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शायद भी वाला। आईबीटी परीक्षण 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? 13 से 19 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है, अर्थात इस परीक्षण का उपयोग किशोरावस्था के बालकों के लिए किया जाता है। आईबीटी परीक्षण का भारतीयकरण किसने किया था? उमा चौधरी ने किया था। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या होता है? इसके प्रतिपादक थे पहले तो पाइन व टेडलर। कौन थे? पाइन व टेंडलर थे। इस परीक्षण में रिक्त स्थानों के आधार पर बालक को कोई कहानी या कुछ वाक्य दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बालक को कुछ शब्द दिए जाते हैं। बालक रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का काम में लेता है, मनोवैज्ञानिक उन्हीं का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व की घोषणा करता है। आगे अपन बात करें, देखो खेल व नाटक विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? खेल व नाटक विधि के प्रतिपादक अपने पास जे एल मुनरो। इस विधि में बालक को अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार और कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। बालक अपनी इच्छा से अपने कार्य और व्यवहार को संचालित करता है, और इस विधि का प्रयोग गंभीर रोग से पीड़ित लोगों, कलाकार, चित्रकार आदि सभी पर किया जाता है। आगे बात करें शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य विधि के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है? गाल्टन। कौन है? गाल्टन है। आगे अपन बात करें, देखो एक मिनट, ये पीडीएफ एक्सचेंज हो गई। एक मिनट। देखो एक मिनट, मैं निकालता हूँ अपने वहीं पर। वाक्य पूर्ति हो गई थी अपने, खेल हो गया था, देखो वाक्य पूर्ति चल रहे थे ना। मनोविज्ञान इनका अध्ययन करके बालक के घोषणा करता है। आगे बात करते हैं अपन खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है अपने पास? खेल विधि के प्रतिपादक है जे एल मुनरो। इस विधि में बालक को अपने अचेतन मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं दी जाती है। बालक अपनी इच्छा से अपने कार्य और व्यवहार क्या करता है? संचालित करता है, और इस विधि का प्रयोग गंभीर रोग से पीड़ित कलाकार या फिर चित्रकार आदि सभी पर किया जाता है। आगे अपन बात करें, देखो आगे शब्द साचरी। शब्द साचरी क्या होता है? इसका प्रतिपादक कौन है? गाल्टन है। कौन है भाई? गाल्टन है। आगे देखो, इस विधि में मनोवैज्ञानिक बालक के सामने कुछ उद्दीपक शब्दों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, और इन शब्दों के प्रतिक्रिया के रूप में बालक जिन शब्दों को काम में लेता है उन्हीं का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिक बालक के व्यक्तित्व की घोषणा कर देता है। आगे अपन बात करें, देखो व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। ये क्या होती है? इसे अंतर्दर्शन विधि कह सकते हो आप। इन्हें क्या कह सकते हो? इसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसके प्रतिपादक विलियम वुंट व टिश्नर है।
टीचर ने क्या करे, देखो अंदर की ओर देखना या बाहर की ओर देखना या झांकना क्या होता है, अंतर्दर्शन होता है। यह मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक को महत्व नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना, ये यहाँ से इंपोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मनोवैज्ञानिक को अध्ययन या फिर मनोविज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, तो यह तो व्यक्तित्व मापन की अपरिक्षेप्य विधि, इसकी कौन सी है, अंतर्विधि है। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, इस विधि में व्यक्ति स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य और व्यवहार का अध्ययन करता है और स्वयं ही अपने बारे में निष्कर्ष निकालता है। इस विधि के द्वारा दिए गए निष्कर्ष सत्य, उपयोगी और वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। वर्तमान में यह एक मनोवैज्ञानिक या फिर यह एक अमनोवैज्ञानिक है। देखो बही दर्शन, बही दर्शन के प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक अपने पास वाटसन, कौन है, वाटसन। इस विधि में मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों में बालक के कार्य व्यवहार का अध्ययन करता है, तब बालक के बारे में क्या करता है, अंतिम निष्कर्ष निकालता है। बही दर्शन विधि चार प्रकार की होती है। पहली होती है औपचारिक, दूसरी होती है अनौपचारिक, तीसरी होती है आकस्मिक, चौथी क्या होती है, व्यवस्थित होती है। आगे बात करें व्यक्ति इतिहास विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, टाइडमैन है, कौन है, टाइडमैन। इसका अन्य नाम क्या है, जीवन गाथा विधि कह दो, या जीवन लेखन विधि कह दो, या फिर केस स्टडी कह दो। इस विधि में मनोवैज्ञानिक गर्भावस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक बालक के विकास, व्यवहार तथा अन्य पक्षों का क्या करता है, इसमें अध्ययन करता। मनोवैज्ञानिक बालक के माता पिता, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्यों, मित्र आदि सभी से बालक के बारे में सूचना प्राप्त करता है और इन्हीं के आधार पर बालक के व्यक्तित्व की क्या करता, घोषणा करता, भाई इसका व्यक्तित्व कैसा। आगे देखो बात करते हैं अपन कि व्यक्ति इतिहास विधि क्या है, असामान्य विशिष्ट विधि है। बालक के व्यवहार का पता लगाने और अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि है। एक बालक जो कक्षा से पलायन कर जाता है, इसके व्यवहार का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि व्यक्ति इतिहास विधि मानी जाती है। आगे अपन बात करते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि की जो प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ है, कौन है, वुडवर्थ। इसे क्या कहते हैं, कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और प्रश्नावली के चार प्रकार है। पहली होती है बंद प्रश्नावली, इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, सही गलत या फिर सत्य असत्य या फिर हाँ नहीं के आधार पर दिए जाते हैं। आगे क्या होता है, देखो खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में क्या होते हैं, इस प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, लिखित रूप में दिए जाते हैं। किसमें, लिखित रूप में। अगली होती है चित्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के चित्रों, आकृतियों और काम को लिया जाता है, ठीक है ना। यह प्रश्नावली छोटे बच्चों, मंद बुद्धि के बालकों तथा अनपढ़ लोगों के लिए काम में ली जाती है। एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। जब एक ही प्रश्नावली के सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। आगे देखो अपन बात करते हैं, एक होती है स्वपन विश्लेषण विधि। क्या होती है, स्वपन विश्लेषण विधि होती है। इसके प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्राइड है, कौन है भाई इसके प्रतिपादक, सिगमंड फ्राइड है। इस विधि में बालक को जो भी सपने होते हैं या फिर जो भी सपने आते हैं, उन सपनों को वह लिखित या मौखिक रूप से मनोवैज्ञानिक को क्या करता, बताता है। और मनोवैज्ञानिक उन्हीं सपनों का अध्ययन करके बालक के व्यक्तित्व की घोषणा करता है। इसे क्या कहते हैं, नार्को टेस्ट में भी सोपन विश्लेषण विधि को काम में लिया जाता है। नार्को टेस्ट क्या होता है, देखो नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी उसने अपराध किया है या झूठ बोला है ना, तो उसके लिए काम में लिया जाता है। नार्को टेस्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, गवर्नमेंट से क्या करते हैं, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। नार्को टेस्ट में जो भी कोई बड़ा आतंकवादी वगैरह होता है, तो उनसे क्या करते हैं, आगे उनका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, इसके बारे में पूछताछ करते हैं। आगे अपन बात करें, ये होती है समाज मिति विधि। समाज विधि के प्रतिपादक कौन है, जे एल मुनरो है, कौन है, जे एल मुनरो। इस विधि में एक साथ संपूर्ण समाज, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, असामाजिक कार्य पद्धति आदि सभी का अध्ययन किया जाता है। आगे अपन बात करें, देखो साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विषय को लेकर जो भी उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होती है, वही क्या होती है, साक्षात्कार होती है। जैसे आईएएस की इंटरव्यू होती है, आरएस की इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आगे देखो व्यक्तित्व के सिद्धांत। पहला है अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत। कौन है, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है, सुलिभान। कौन है भाई, सुलिभान है। सुलिभान ने मनोविज्ञान को मनोचिकित्सा का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत कहा। क्या कहा, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत कहा। इसके अनुसार व्यक्ति जन्म से ही वातावरण की विभिन्न वस्तुओं और वातावरण की है, यहाँ पे ध्यान रखना, वातावरण की
क्या है यहाँ पर? वातावरण की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। देखो आगे अपन बात करें, एक मिनट यहाँ थोड़ा पेन चेंज करते हैं अपन। देखो आगे, और इन्हीं अंतःक्रियाओं के परिणाम व्यक्ति के अंतःक्रियाओं और व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित करता है। सुलेमान के अनुसार मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यक्तित्व के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है गत्यात्मक पहलू, दूसरा होता है मानवीय पहलू, तीसरा होता है आत्मतंत्र होता है। और सुलेमान ने व्यक्तित्व विकास की 7 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन 7 अवस्थाएं? देखो, पहली होती है शेषवावस्था। पहली क्या होती है? शेषवावस्था। दूसरी होती है बाल्यावस्था। तीसरी होती है तरुण तरुण वयस्क अवस्था। चौथी होती है प्राक किशोरावस्था। पांचवी होती है आरंभिक किशोरावस्था। छठी होती है तरुण किशोरावस्था। और सातवीं क्या होती है? परिपक्वता होती है। आगे देखो, अपन बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसका प्रतिपाद्य देते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपाद्य कौन है? मिलर है और डोलार्ड। कौन है? मिलर और डोलार्ड। इनका मानना है कि मनुष्य का अधिकांश व्यवहार क्या होता है? अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। और इन्होंने सीखने के 4 मूलभूत तत्व शामिल किए इनमें। कौन कौन सा? पहला है प्रणोद, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा है संकेत, चौथा है पुनर्बलन। आगे अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज केली है। कौन है भाई? जॉर्ज केली। जॉर्ज केली के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई क्या है? व्यक्तित्व है। को क्या है? व्यक्तित्व है। जॉर्ज केली ने अपने सिद्धांत में सीपीसी चक्र, क्या है? सीपी चक्र को महत्व दिया है, जिसमें परिनिरीक्षण, पूर्व कर्मिक और नियंत्रण शामिल है। आगे अपन बात करें मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा। पहला है चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा क्या है? अचेतन है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। फ्राइड ने कितने बांटा? 3 में। किसमें? ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो। आगे अपन बात करते हैं, देखो इड या इदम। इड या इदम, इड कह दो या इसे इदम कह दो, यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। मूल प्रवृत्ति ऊर्जा क्या है? स्रोत है। इसका संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं, कामेच्छाओं तथा आक्रामक आवेगों की तत्कालिक संतुष्टि होती है। क्या होती है? इसकी तत्कालिक संतुष्टि होती है। इड में दमित इच्छा और सुख का निवास होता है। इड में सामाजिकता, सहयोग, नैतिकता, चरित्र, सद्गुण आदि का विकास नहीं होता। सिगमंड फ्राइड ने सबसे बड़ा सुख क्या माना? काम प्रवृत्ति को माना। किसको माना? काम प्रवृत्ति को माना। आगे अपन बात करें, सिगमंड फ्राइड का मानना है कि अधिकांश मूल प्रवृत्ति ऊर्जा कामुक होती है। क्या होती है? ऊर्जा कामुक होती है तथा शेष ऊर्जा क्या होती है? आक्रामक होती है। ईड को नैतिक मूल्य, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती है। ईड को क्या होती है? ईड वाले व्यक्तियों को कि समाज, नैतिक के और दूसरे लोगों को कोई परवाह नहीं होती। ईड की प्रकृति क्या होती है? पशुओं के समान होती है। क्या होती है? वैसे पशुओं के समान होती है, बिल्कुल कतई कुछ पता नहीं होता। और उन्हें व्यक्ति के अचेतन मन के साथ जोड़ जाता है। अचेतन मन 9/10 भाग होता है, जिसमें दमित इच्छा, सुख का निवास होता है। फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना बर्फ हिमशिलाखंड से की है। किससे की है? बर्फ हिमशिलाखंड से की है। आगे अपन बात करें, ईड व्यक्ति क्या होता है? कुप्रबंधक और पतन के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ईगो या अहम ईगो की बात करते हैं, यह वर्तमान और वास्तविक परिस्थिति है। ईगो या अहम क्या है? वर्तमान और वास्तविक परिस्थिति है। इसमें व्यक्ति सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पहचान, आदर, इज्जत सभी को प्राप्त करता है। ईगो का मन का क्या कहा जाता है? अधिकारी या प्रशासक कहा जाता है। ईगो क्या कहा जाता है? मन का अधिकारी, या फिर इसको मन का प्रशासक कहा जाता है। ईगो की भी प्रकृति मनुष्य के समान होती है। कैसे होती है? मनुष्य के समान होती है, और इसे चेतन मन के साथ जोड़ा जाता है। आगे अपन बात करें, चेतन मन का कितना भाग होता है? ये 1/10 भाग होता है। कितना होता है? 1/10 भाग।
तो तीसरा क्या होता है, सुपर ईगो या परा ईगो। क्या होता है, सुपर ईगो या परा अहम कह दो आप इसे। ये सामाजिक नैतिकता और चरित्र को क्या करता है, महत्व देता है। इसमें सामाजिकता व सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। इसमें व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति का त्याग कर देता है तथा लोकहित के कार्य करना शुरू कर देता है। इसकी प्रवृत्ति देवताओं के समान होती है और इसे व्यक्ति के अर्थ क्षेत्र मन के साथ जोड़ा जाता है। आगे बात करें, कॉल रोजर्स का सिद्धांत क्या होता है। कॉल रोजर्स सिद्धांत मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। ये क्या है, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। मानवतावादी सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के प्रतिक्रिया के रूप में हुई। किसके, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। कॉल रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रतिपादन घटना विज्ञान या स्मृति शास्त्र के आधार पर किया है। कॉल रोजर्स ने व्यक्तित्व को दो मुख्य उदाहरण बताइए, पहला है अनुरक्षण, दूसरा है संवर्धी। आगे अपन बात करें, कॉल रोजर्स को पूर्णतः कार्य या पूर्णतः प्रकार्य व्यक्तित्व के साथ जोड़ा जाता है। आगे अपन बात करें, अल्फ्रेड अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत। अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत क्या है, जीवन शैली का सिद्धांत है तथा सामाजिक अभिरुचि का सिद्धांत भी कहा जाता है। एडलर के सिद्धांत को व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एडलर ने किया था, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, एडलर है। कौन है भाई, एडलर है। और हीनता मनोग्रंथि के संपत्ति के साथ एडलर को क्या कर जोड़ा जाता है। आगे अपन बात करें, एरिक या एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक्सन के सिद्धांत को अनियंता की खोज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाता है, अनियंता की खोज के नाम से जाना जाता है। एरिक्सन के अनुसार मानव विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और अहम अनियंता इस प्रक्रिया के केंद्र माना गया, ठीक है ना। किशोरावस्था में अनियंता संकट के विचार में लोगों को ध्यान को आकर्षित करती है। आगे अपन बात करें, एरिक्सन का मानना है कि युवाओं को अपने लिए एक केंद्रीय परिप्रेक्ष्य और एक दिशा निर्धारित करनी चाहिए। आगे अपन बात करें, शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। अल्पोर्ट का शील गुण सिद्धांत, पहले किसकी बात करते हैं अपन, अल्पोर्ट का शील गुण सिद्धांत। व्यक्ति के आचरण और व्यवहार के नियम ही शील गुणों के नाम से जाने जाते हैं। क्या अल्फोर्ड ने शील गुणों को दो भागों में बांटा। पहला है सामान्य शील गुण। ये वे शील गुण होते हैं जो सभी लोगों में पाए जाते हैं और इन्हीं शील गुणों के आधार पर समाज में विभिन्न व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है। आगे अपन बात करें, व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण क्या होता है, देखो, ये वे शील गुण होते हैं जिन्हें किसी समाज या संस्कृति में किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ा जाता है। अल्फोर्ड ने व्यक्तिगत शील गुणों की प्रवृत्ति को तीन भागों में बांटा। पहला कार्डिनल प्रवृत्ति, इसे व्यक्ति का विशेष गुण माना जाता है। यह व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है और इसे व्यक्ति के व्यवहार के साथ ही जोड़ा जाता है, जिसे सत्य और अहिंसा, महात्मा गांधी वाला, ठीक है। आगे अपन बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, यह प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, जैसे सामाजिकता, आत्मविश्वास, उदासी सभी में पाई जाती है। एक होती है गौण प्रवृत्ति। गौण प्रवृत्ति ऐसे गुणों को कहा जाता है जो व्यक्ति के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण व कम स्पष्ट होते हो, जैसे कि वेशभूषा, हेयर स्टाइल, खाना बनाने की आदत, इन सभी को। आगे अपन बात करें, देखो आगे बात करते हैं केटल का शील गुण सिद्धांत। केटल का शील गुण सिद्धांत क्या है, देखो, केटल ने शील गुण को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों। पहला सत्य शील गुण। ये वे शील गुण है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार तथा अंत क्रियाओं में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, परोपकारिता, प्रसन्नता। सत्यशील गुणों को शील गुण सूचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, शील गुण सूचक भी कहा जाता है। मूल शील गुण, देखो मूल शील गुण क्या होते हैं। मूल शील गुण व्यक्तित्व की आर्थिक महत्वपूर्ण संरचना है। क्या है, आर्थिक महत्वपूर्ण संरचना है। इनकी संख्या सतही शील गुण की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मूल शील गुण व्यक्ति की भीतरी संरचना होती है। क्या होती है, भीतरी संरचना होती है, जिसमें सामुदायिकता, जिसमें क्या होती है, सामुदायिकता, निस्वार्थता, मित्रता आदि सभी को शामिल किया जाता है। मूल शील गुणों को केटल ने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। पहला है स्वाभाविक शील गुण, इसे वंशानुक्रम के साथ जोड़ा जाता है। और दूसरा था पर्यावरणीय शील गुण, इसे वातावरण के साथ जोड़ा जाता है। अगला है मोक्ष सिद्धांत। इस मोक्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हेनरी मूरनो। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह वातावरण व्यक्ति से 40 प्रकार की मांगे करता है। कितने प्रकार की मांगे करता है,
40 प्रकार की मांगे करता है। यदि व्यक्ति इन मांगों को पूरा करता देता है तो व्यक्ति का वातावरण में समायोजन हो जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। और अगर इन 40 मांगों को पूरा नहीं करता है तो व्यक्ति का समाज में प्रभावशाली स्थान नहीं रहता। यदि व्यक्ति इन मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो व्यक्ति का वातावरण असमायोजन हो जाता है। क्या होता है? असमायन हो जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? कुसमायोजित बन जाता है। क्या बन जाता है? कुसमायोजित बन जाता है। आगे बात करते हैं जीन सिद्धांत। जीन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गोल्डस्टीन है। कौन है? गोल्डस्टीन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को महान महान और प्रभावशाली बनाना चाहता है, लेकिन सभी लोग अपने व्यक्तित्व को महान और प्रभावशाली नहीं बना पाते हैं। वही लोग अपने व्यक्तित्व को महान और प्रभावशाली बनाते हैं जो लोग जीवन में मेहनत करके सफलता को प्राप्त करते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व परिसूचना। प्रमुख व्यक्तित्व परिसूचना वुडवर्थ का मापक यंत्र है। क्या है? वुडवर्थ का मापक यंत्र है। इसे वुडवर्थ का पर्सनल डाटा इन्वेंटरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वुडवर्थ का पर्सनल डाटा इन्वेंटरी भी कहा जाता है। इसमें कितने प्रश्न होते हैं? टोटल 116 प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर किसमें होता है? यस या नो, हाँ या ना में होते हैं। आगे अपन बात करें पीएफ का 16 सारणी। पीएफ की 16 सारणी क्या है? व्यक्तित्व के सिद्धांत पीएफ 16 सारणी का प्रतिपादक केटल ने किया था। व्यक्तित्व से संबंधित पीएफ 16 सारणी का प्रतिपादक किसने किया था? केटल ने किया था। इसका निर्माण केटल ने एक कारक विश्लेषण के आधार पर किया था। किसके आधार पर? एक कारक विश्लेषण के आधार पर किया था। इसमें 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। कितने शील गुणों का? 16 शील गुणों का मापन किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन मिनोसेटा बहु क्षेत्रीय व्यक्तित्व परिसूची। मिनोसेटा बहुक्षेत्रीय व्यक्तित्व परिसूची। इस परिसूची का निर्माण हेथवे व मैकनले के द्वारा किया गया था। यह उन विशेषताओं को मापने का प्रयास करती है। इनको उन विशेषताओं को मापने का प्रयास करती है जिसका संबंध प्राय किसे होता? मानसिक असामान्यताओं के साथ समझा जाता है। इस परिसूची का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चिकित्सक चिकित्सात्मक एवं निदानात्मक होता है। यह सामान्य व्यक्तियों और मनोविकार पीड़ित व्यक्तियों में अंतर करने में उपयोगी है। आगे अपन बात करते हैं, देखो मिनोसेटा मल्टीफेजिंग या इन्वेंटरी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके प्रतिपादक कौन है? हेथेल व मैकलेन है। इस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व मूल्यांकन में मनोरोग निदान के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? मनोरोग निदान के लिए किया जाता है। और भारत में मलिक एवं जोशी ने बहुपक्षीय सिद्धांत सूची को प्रस्तुत किया जो MMPI-2 की तरह है। किसकी तरह है? MMPI-2 की तरह है। आगे है व्यक्तित्व है कि स्वभाव सूचिका। व्यक्तित्व की स्वभाव सूचिका क्या होती है? देखो पहले बात करते हैं इसके प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। इसमें 7 मुख्य तत्वों की पहचान की जाती है। पहला होता है सक्रिय, दूसरा होता है उसके भावुक गुणों का, तीसरा उसकी स्थिरता, चौथा उसकी विचारपूर्ण, और पांचवा उसका सशक्त, छठा उसका प्रभावशील, और सातवां है मिलनसार। बात समझ में आ गई? देखो दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। देखो मैं खुद भी इसकी नेट का एग्जाम दे रहा हूँ और आप सभी का मतलब मेरे साथ भला हो सके, इसलिए मैंने शॉर्ट तरीके से मतलब इसको तैयारी को मतलब मद्देनजर रखते हुए, ताकि अपने तैयारी में रिवीजन जल्दी हो सके। और जितना अधिक रिवीजन होगा उतना ही अधिक हमारे को फायदा होगा। अब आप खुद समझते हो, देखो रिवीजन पूरी बुक पढ़ेंगे तो जिंदगी में रिवीजन हो नहीं रहा और ना अच्छे से रिवीजन होगा, इसलिए शॉर्ट तरीके से मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि अपन सभी का क्या हो जाए, इसमें भला हो जाए। दोस्तों अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं इसी प्रकार से सारे वीडियो बनाते रहूंगा और हो सके तो मैं कल से साइंस की वीडियो भी बनाना प्रारंभ कर दूं। लेकिन आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बना रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।